नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं द नेशनल वॉइस और मैं हूं दर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट जुड़ते हैं जिनकी बातें आपकी सोच और दुनिया को देखने के नज़रिए को एक नई दिशा देती है। और ऐसे ही आज के इस खास एपिसोड में भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि प्रोफेशन से तो एक टीचर है, बट करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे मुद्दों पर इनकी बहुत ही गहरी पकड़ है। तो सब मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिस्टर अभिषेक परमार सर का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम। और सर, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि आप एक बार ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा बताएं। Okay. First of all, thank you, Darshan, for having me here in your podcast. And if I talk about my academic qualification, I have completed my master's in English literature and sociology, and currently I am working as a postgraduate teacher at a CBSE school where I teach arts and English literature. Apart from academics, I have always had a keen and sharp interest in socio-political affairs, geopolitics, and surrounding society, which shape our today's world. Currently, I am also pursuing political science to further deepen my understanding in society, political affairs, geopolitics, global affairs, mass and media narratives that shapes today's world and ग्लोबल डेमोक्रेसी। और दर्शन, जैसे कि आपने आज यहाँ मुझे इनवाइट किया है, एंड आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो फैसिनेटेड बाय योर एफर्ट्स, क्योंकि द नेशनल वॉइस जैसे आपका ये एक चैनल है, मैं आपकी सबसे पहले बहुत प्रशंसा करता हूँ, आपको एडमायर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट्स। इतनी कम एज में आपने इतना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और जो एक ऐसे टॉपिक को आप डिस्कस करते हैं जो आने वाले जनरेशन के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, यूथ के लिए, हम सब लोगों के लिए एक चीजें डेवलप करेगा, जो बताएगा सोसाइटी में अलग अलग मुद्दे, छोटी जगहों पर, छोटे रीजन में, स्पेशली इन द रीजन जहां पे हम सब लोग रह रहे हैं, इस एरिया में। तो ये आने वाले सभी लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज इस पॉडकास्ट पे आया हूं सिर्फ नॉट ओनली टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स। हम सब आज इस ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो चैलेंजेस से भरा हुआ है ना, और उसी के साथ में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, पॉलिटिकल ट्रांजिशन की और पावर की। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट और पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मतलब हम लोग उस चीज को डिस्कस करने के बजाय हम डिस्कस करेंगे उन वैल्यूएबल साइट्स को, जो जरूरी है देश के लिए, यूथ के लिए, और आने वाले फ्यूचर जिसमें हम इंडिया की डेमोक्रेसी को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे और इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहे डेमोक्रेसी के साथ साथ, और देश और दुनिया आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच सर। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपसे भी हाल ही में हुए वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शंस के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा। तो उन दोनों स्टेट्स के लोगों की मेंटेलिटी कैसी रहती है? If we talk about the people of Tamil Nadu and West Bengal, they are completely different. अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकली ड्राइवन स्टेट रहा है, जहां पर अगर हम आज़ादी के पहले से देखें तो एक आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हमने देखा है। बंगाल रेनेसेंस हमने देखा ही है कि किस तरीके से पोइट्स और बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स वहां से निकले हैं। एक जो अलग, एक जो चेतना बंगाल की धरती से निकल के आई है, स्पेशली पार्टीशन के पहले वाला बंगाल, वो आज तक वहां पे बिल्ट अप है, लेकिन चेंजेस का कई सारे हुए हैं। तो बंगाल की लोगों की मेंटालिटी जो है वो आइडियोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रांग है। तमिलनाडु की के लोग जो हैं वो अपने रीजनल ऑटोनॉमी को लेकर ज्यादा जो है अवेयर रहते हैं। जैसे कि द्रविडियन पॉलिटिक्स वहां पे शुरू हुई है 1947 के बाद में। वो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है
उसने तमिलनाडु की आज तक की पॉलिटिक्स को पूरा शेप किया हुआ है। जैसे कि डीएमके, एआईएडीएमके, जो दोनों मोस्ट जो वहाँ पे द्रविड़ पॉलिटिकल पार्टीज चलती है, इनका का पूरा उद्देश्य वहाँ की लोकल आइडेंटिटी और वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करना, तमिल आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, है ना, उसका एक अपना गौरव स्थापित करना और पॉलिटिक्स में उसी की बात करना, ये ज्यादा रहता है वहां पे। और बंगाल में स्पेशली देखा जाए तो पॉलिटिकल वायलेंस एक बड़ा मेजर वहां पे रहा है। मतलब पॉलिटिकल वायलेंस इतना ज्यादा हम देख चुके हैं, हर इलेक्शन में हम देखते हैं। इस बार के इलेक्शन में भी छिटपुट घटनाएं हुई है, पिछले इलेक्शंस में और ज्यादा थी। तो इन सबको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि बंगाल के जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकल ड्राइवन ज्यादा है, और एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के बाद एक लंबा टाइम वहां पर वो देते हैं। पिछले जैसे कि 34 इयर्स लेफ्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे शासन किया है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, अभी तृणमूल कांग्रेस, और अब जैसे बीजेपी वहां पे आई है। तो एक लंबा उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन इशू हमेशा वहां पे रहा है, बॉर्डर इशू, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल डेक्लाइन वहां पे जो हुआ है, इंडस्ट्री का जो डेक्लिनेशन वहां पे हुआ है, वो एक बहुत ही बड़ा मेजर जो है समस्या वहां पे रही है। और उसी को देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, बांग्लादेश से जो अब जो लोग वहां पे आए उसका भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और तमिलनाडु में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और जो वाटर क्राइसिस वहां पे हुआ है उसको लेके एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेजर चीजें वहां पे होती है, जैसे पोर्ट एरिया, कोस्टल एरिया तमिलनाडु पूरा का पूरा। और उसके साथ में जो मेन चीज है कि तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है वो इंडिया का है भी सही, तो उसको वहां पर जो लोग हैं उनको किस तरीके से प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और जो है प्रॉपर सोशल हार्मनी वहां पे बिल्ड की जाए। क्योंकि तमिलनाडु में देखा गया है कास्टिज्म बहुत चलता है, और उसी के लिए पेरियार ने एक जबरदस्त आंदोलन किया था, और वहां तभी से वहां पे द्रविडियन आइडेंटिटी हुई है। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी एंटी हिंदू लोग सोचते हैं कि वहां पर एंटी हिंदू लोग रहते हैं। जैसे कि अभी चीफ मिनिस्टर के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर स्टालिन थे, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन को लेके कुछ देते रहते हैं स्टेटमेंट। तो वो सारी चीजें वहां चलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी पर्टिकुलर चीज के अपोज में है, वो अपने लोकल आइडेंटिटी, रीजनल ऑटोनॉमी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या होती है? द्रविडियन पॉलिटिक्स स्पेशली हम देखा जाए तो इंडिया को जो वैदिक काल से चला आ रहा है, आर्य और द्रविड़, जो दक्षिण भारत के हमारे स्पेशल जो ये स्टेट है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो सारे स्टेट है, ये द्रविड़ एक जो रेस जो होता है वहां इसको लेके चला गया था। आर्य और द्रविड़ दोनों ही जो रेस है, जो आर्यन जो लोग हैं उनको माना जाता है कि वो इंडिया के प्रॉपर नहीं है, ओरिजिन वो बाहर से हैं। और द्रविड़ पॉलिटिक्स का शुरुआत पेरियार ने किया था, कास्टिज्म को लेके एंटी ब्राह्मण वाद वहां पे चलाया गया, जिसमें के क्योंकि कास्ट जातिवाद के जो मुद्दे थे उनको हटा के पेरियार ने एक आंदोलन किया, सोशल मूवमेंट चलाया गया, और उसकी वजह से वहां की जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी द्रविड़ पॉलिटिक्स पे बेस्ड हुई। द्रविड़ वो अपना लोकल आइडेंटिटी है, तमिल कल्चर और स्पेशली साउथ इंडिया का जो पूरा एरिया है उसमें द्रविड़ वो अपने आप को जो है उस एरिया के ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिनल वो लोग हैं वहीं के, और जो है उनकी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको सबसे ज्यादा वो प्रिजर्व करते हैं। तो आज तक बीजेपी साउथ में अपनी इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाई अभी तक बीजेपी साउथ में? ये इसका उत्तर सिर्फ हम एक दो बातों से इसको क्लियर नहीं कर सकते। बीजेपी का जो मॉडल है वो शुरुआती हिंदी बेल्ट से हुआ है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जहां पर हिंदी बोली जाती है, स्पेशली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स। हाँ, लेकिन हमने प्रोग्रेस देखा है बीजेपी का, अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा एनडीए रूलिंग गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है। साउथ में भी जो है उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन बीजेपी का साउथ में इलेक्शन नहीं जीत पाना ये डिपेंड करता है वहां के लोगों की मेंटलिटी के ऊपर। एक तो वो बीजेपी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, और जिस तरीके से बीजेपी का नैरेटिव हिंदुत्व को लेके वो लोग उस चीज को नहीं मानते हैं, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी एक कमी रही है, क्योंकि हिंदुत्व पूरे भारत में एक जैसे नहीं चल सकता। अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है, अगर ये हिंदुत्व की को जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, साउथ इंडिया में वैसे डिफाइन नहीं होता है वो, तो वहां पर उनकी लोकल आइडेंटिटी ज्यादा वो मानते हैं।
बीजेपी को बाहरी पार्टी की तरह देखते हैं, और फिर एक बीजेपी के साथ एक होता है हिंदुत्व और हिंदू लोगों के वोटों को एक तरफा कलेक्ट करना। ये क्या रिएक्शन पॉलिटिक्स रही है ना। कांग्रेस के समय पे आरोप उन्होंने लगाया कि एक वोट बैंक स्थापित किया गया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, और बीजेपी ने उसके रिगार्डिंग जो है अपना एक स्टैंड लिया। तो वो लोग उस चीज को मानते नहीं है, और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो वहीं के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अभी तक हम देखें तो वेस्ट बंगाल में आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, बट इस बार उनने इलेक्शन में से कौन सी नई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करा जिससे बीजेपी इस बार वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत पाई? कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। पिछले डिकेड से जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ है देश में, बीजेपी ने एक हद तक लोगों को राष्ट्रवाद के एक प्रॉपर जो एक राष्ट्रवाद का उनका एक आवाज थी उसमें लोगों को उन्होंने जोड़ दिया। नेशनलिज्म जो मुद्दा है उसने लोगों को कनेक्ट किया। साथ में एक जो बॉर्डर साइड से जो लोग आते हैं बांग्लादेश से, वो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया। और सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स के अलावा बीजेपी के एक बात करूंगा उसके स्टैंड की, कि बीजेपी ने जो वेस्ट बंगाल में लोगों को जोड़ा है वो वहाँ के बूथ लेवल, ग्राउंड लेवल तक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत ग्राउंड वर्क किया है, बहुत ही डीपली उन्होंने काम किया, लोगों को जोड़ा है। जो करंट मुद्दे हैं उनसे क्योंकि 15 ईयर्स ममता बनर्जी का जो शासन था तृणमूल कांग्रेस का, तो एंटी इनकम्बेंसी भी स्पेशली वहां पे थी कुछ न कुछ रीजन को लेके। लेकिन पॉलिटिक्स और इलेक्शन, आइडियोलॉजी इलेक्शन दोनों अलग अलग चीज होती है। रिसेंटली इलेक्शन के पहले आरजी कर केस हुआ वहां पे हमने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद फिर जो है एक और साथ में विमेन सेफ्टी को लेके, विमेन एम्पावरमेंट को लेके कुछ चीजें वहां पे जो है बंगाल में अप्रिय घटनाएं घटी थी, उसको लेके बीजेपी ने अपना स्टैंड दिया। और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो भावना है, मैं ये नहीं कहता ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इससे माइनॉरिटी को कहना खतरा होता है। हम देखते हैं हमेशा जो माइनॉरिटी लोग हैं वो एक तरीके से अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो पूरी तरीके से सही नहीं है। और मतलब एक डेमोक्रेटिक स्टेट में पूरी तरीके से बिल्कुल ये सही नहीं है। लेकिन बीजेपी ने काफी हद तक एक हिंदू वोटों को वहां पे एकत्रित कर लिया, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जो हुआ, लोग यहाँ पे आए हैं उसको उस तरीके से इलीगल माइग्रेशन बता के उसको, और खैर वो इलीगल है भी सही क्योंकि बॉर्डर से इधर आना, लेकिन उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन की बजाय बीजेपी ने उसको एक हार्डकोर मुद्दे की तरह देखा और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में लिया। हिंदू लोगों को जोड़ना आपस में, हिंदू वोटों को, और जब आप पूरी तरीके से अपने स्टैंड को लेकर क्लियर होते हैं, जो कि ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी, अगर ऑपोजिशन पार्टी सेकुलरिज्म पे ज्यादा बात कर रही थी तो उनको बहुत प्रॉपर वे में, जैसे कि कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन ना होना, ये भी एक रीजन रहा। वोट जो है बढ़ गए। एसआईआर का एक इस्तेमाल जो है हमने कुछ, जैसे मैंने अपनी खुद की स्टडी की है तो एसआईआर के में कई सारे नाम कटे हैं, और वो जो ट्रेडिशनली वो वोटर्स थे टीएमसी के और ऑपोजिशन पार्टीज के, तो ये जो है थोड़ा सा जो बीजेपी ने अपने पावर में रहते हुए जो यूज किया है, इसकी वजह से भी बीजेपी का वहाँ पे पावर जो है अपने सरकार उन्होंने स्थापित की, और इकट्ठा हिंदुओं के वोटों को इकट्ठा करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। तो आपको लगता है बीजेपी अब जो वेस्ट बंगाल के मेजर इश्यूज है उनका हल अच्छे से निकाल पाएगी? देखिए, इलेक्शन जीत जाना और गवर्नेंस स्थापित करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल चुनाव जीता है और एक एग्रेसिव फेस को उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बनाया, शुवेंदु अधिकारी, जो कि पिछले 6-7 साल से टीएमसी में से बीजेपी में आने के बाद से ही कंटिन्यू एक उनका पॉलिटिक्स बहुत एग्रेसिव रहा है। तो वेस्ट बंगाल की बेसिक और लोकल समस्याओं को समाप्त करना एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। सबसे बड़ा चैलेंज मैंने वही जैसे बताया, क्योंकि उन्होंने जो लोग बॉर्डर पार करके आए थे उनको लेके जो उनका स्टैंड था उनको क्लियर कर पाना। क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश में माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, भाई बहन, मुस्लिम समुदाय के जो भाई बहन है वो भी बहुत सारे वहां रहते हैं। तो जैसे घुसपैठिया वर्ड उन्होंने यूज किया था, और जो वो वर्ड है उसको लेके हमारे वहां के लोकल मुस्लिम्स है उनको परेशानी ना हो। अगर वो ऐसा कर पाते हैं और एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। साथ में
गुड गवर्नेंस, बिना डिस्क्रिमिनेशन के अगर वो काम करते हैं तो जो बंगाल का एक लोकल इशू है उससे वो निजात पा सकते हैं। सबसे बड़ा इशू जो बंगाल में है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना। क्योंकि आप देखो वेस्ट बंगाल एक ऐसा रीजन है, स्पेशली पूरे बंगाल की बात करूंगा, आज का जो बांग्लादेश है वो भी, पार्टीशन के पहले ये जो बंगाल की धरती थी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल एक हब बना हुआ था। यहाँ पर आप देखिए कि इतनी सारा पूरे एशिया का एक मेन जो सेंटर था इंडस्ट्री का वो बंगाल था। बड़ा प्रॉस्पेरस एरिया था, पूरा समृद्धशाली था और काफी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे थी। लेकिन पार्टीशन के बाद में, क्योंकि जब पार्टीशन हो गया, बांग्लादेश एक अलग स्टेट, उस समय वेस्ट पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ, तो एक मेजर समस्या क्या आई कि इंडस्ट्री तो वेस्ट बंगाल में रह गई लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है, जो जहाँ पर सारी चीजें उत्पन्न होती थी, वो ईस्ट बंगाल में चली गई, जो कि बांग्लादेश बना। इसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल डेक्लिनेशन वहां पे हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट का 34 इयर्स का जो वहां पे रहा रूल, और उनकी जो आइडियोलॉजी है थोड़ी सी जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उन्होंने कैपिटलिस्ट अप्रोच को पूरी तरीके से वहां पे खत्म किया। उससे पॉलिटिकल वायलेंस वहां पे उत्पन्न हुआ। तो एक पॉलिटिकल वायलेंस खत्म होना, सोशल हार्मनी बिल्ड करना और इंडस्ट्री को दोबारा से लाना, ये वहां के मेन चैलेंजेस है। तो बीजेपी जिस तरीके से वहां पे आगे बढ़ रही है, मैं यही कहूंगा कि मैं ये इस चीज की उम्मीद करता हूँ, होपफुली वो इस चीज को ठीक करेंगे इशू को। और बंगाल का पॉलिटिकल अवेयरनेस ऐसा है कि वो एक बार किसी पार्टी को वहां पे स्थापित करते हैं तो लंबा 2-3 टर्म तक उनको वक्त देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी वहां के लोकल इशू को खत्म करेगी, लेकिन बस सोशल हार्मनी बनाते हुए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी के साथ आगे बढ़ते हुए काम हो तो ज्यादा सही है बंगाल के लिए। अच्छा, और जो अभी हाल ही में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, हमारे एक्टर विजय थालापति, जिन्होंने 2 फेब 2024 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवी की लॉन्च की थी और 2026 में आके हुए तमिलनाडु के इलेक्शन जीते, तो उनको तेजी से मिली सफलता के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? विजय थालापति को जो सक्सेस मिली है, उसके कुछ मेजर रीजन है तमिलनाडु की वहां की पॉलिटिक्स। जनता जो है वो वहां की सेलिब्रिटी और स्पेशली फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म स्टार्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और ये पार्टीशन के बाद से हमने देखा है, जब जयललिता और उनके जो पार्टनर थे और उसके साथ में वहां की जो जनता है, जैसे रजनीकांत का भी एक वहां पे बड़ा फेम रहा है और अभी तक रहा है, जितने भी वहां पे एक्टर्स हैं उनको जनता बहुत बहुत ज्यादा एडमायर करती है, उनको अप्रिशिएट करती है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जनता उन लोगों की दीवानी है, सारे एक्टर्स की, जो वहां पे फेमस है। और आप अगर विजय थालापति की सक्सेस को देखें तो ये सिर्फ 2 साल की नहीं है, जैसे आपने बोला है कि फरवरी 25 में उन्होंने 24 में उन्होंने जो है लॉन्च की थी, बिल्कुल फरवरी 24 में लॉन्च की थी उन्होंने पार्टी। और उसी समय जनरल इलेक्शन होने वाले थे हमारे लोकसभा चुनाव। विजय थालापति ने स्ट्रेटेजिकली वहां पे डिनाई किया कि वो जो है कंटेस्ट नहीं करेंगे इलेक्शंस लोकसभा के। लेकिन ये सिलसिला 15, 17, 18 साल से पहले शुरू होता है। विजय थालापति ने अपना एक फैन क्लब बनाया हुआ था 2010-11 के आसपास, और वो जो फैन क्लब है वो पूरे तमिलनाडु में एक नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ था। लोकल जो भी समस्याएं लोगों को वहां पे होती थी उनको वो ये लोग रिजॉल्व करते थे। यूथ एक जुड़ा हुआ था, यूथ एक बड़ा वर्ग यूथ का जुड़ा हुआ था। तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि अभी पॉलिटिकली इन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया है, ये हाँ पॉलिटिकल पार्टी इनकी रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन पिछले 15-16 साल से ये लोग बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े हुए थे। एक कुछ भी छोटी मोटी समस्या आना, ये उसको रिजॉल्व करते थे, एक साथ मदद करते थे, सोसाइटी से जुड़े हुए थे, अपने ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए थे। और जो है इन्होंने 2021 के इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी को, विजय थालापति के जो फैन क्लब है उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को जो इंडायरेक्टली सपोर्ट भी किया था। तो ये पॉलिटिकली जुड़े हुए तो एक दूसरे से थे, लेकिन 24 फेब में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, जो कि स्ट्रेटेजिकली विजय ने बहुत स्मार्ट काम किया है। आप उनकी रिसेंटली मूवीज देखिए, सारी की सारी एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है, जिससे उन्होंने जनता को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, जो वहां के लोकल मुद्दे हैं, जनता के सेंटिमेंट को अपने साथ में जोड़ देना, इन सब चीजों का काम क्या होता है कि फिल्मों के जरिए जो मैसेज, क्योंकि एक तो वहां की जनता फिल्म स्टार्स को बहुत मानती है, तो उसकी वजह से जो एक मैसेज गया लोगों में। तो विजय थालापति का एक अच्छे लीडर बन पाएंगे?
देखिए, चुनाव जीत पाना और फिर वही बात, हमने बंगाल के इलेक्शन, चुनाव जीत पाना और एक अच्छे लीडर बन पाना, ये दोनों एक साथ, मतलब हम ऐसे इनको इसको जज नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा लीडर बनने के लिए गुड गवर्नेंस चाहिए। हाँ। ठीक है, गुड गवर्नेंस, अच्छा आप शासन करिए, जो आपकी जो जमीनी पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। लोग आपके काम से, वेलफेयर स्कीम्स जो है वो प्रॉपर आपकी जनता तक पहुंचनी चाहिए, और जनता जो है तमिलनाडु के जो लोकल मुद्दे हैं उनको ठीक करना, सेंटर के साथ उसको जोड़ना, और वहाँ के लोगों को प्रॉपर पॉलिटिकली अगर सर्टिफिकेशन मिलेगा तो वो बिल्कुल अच्छे लीडर हो सकते हैं। लेकिन वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि गुड गवर्नेंस ही एक अच्छा लीडर स्थापित करती है। जमीनी पकड़ और गुड गवर्नेंस दोनों मिलके किसी भी एक पॉलिटिशियन को बहुत अच्छा लीडर बना सकती है। तो सर आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की आने वाली फ्यूचर की पॉलिटिक्स कैसी रहेगी? वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही अहम होने वाली है भारत के नजरिए से, क्योंकि भारत की राजनीति पिछले 10-15 सालों से बहुत तेजी से बदली है, और वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा मेजर सेंटर है, क्योंकि उसके पास में बांग्लादेश लगा हुआ है, और वेस्ट बंगाल जो है वो नॉर्थ ईस्ट, जब हम एंटर करते हैं तो वेस्ट बंगाल और असम, ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जो वहां से नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपर कनेक्ट करते हैं। स्पेशली जो सिलीगुड़ी, जो न्यू जलपाईगुड़ी में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, वहां से हम नॉर्थ ईस्ट में एंटर करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट हमारे अभिन्न अंग है भारत के, और बांग्लादेश, वहां पे 4-5 देशों की बॉर्डर लगी हुई है। तो वहां की पॉलिटिक्स, वहां का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का, और वहां की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से फ्यूचर में जो है इंडिया की पॉलिटिक्स भी डिफाइन करेगी। तो अगर वहां की पॉलिटिक्स में देखो तो जैसे बीजेपी का जो स्टैंड है, वो जो घुसपैठिया वाला जो उन्होंने टर्म यूज किया है उसको, तो उसके ऊपर वो काम करेंगे, बिल्कुल अभी भी एग्रेसिव मोड पे काम कर ही रहे हैं। और साथ में वहां जो है एक तरीके से मुझे लगता है वोट बैंक स्थापित और ज्यादा तेजी से होगा। पहले भी हुआ है, माइनॉरिटी का वोट बैंक भी वहां पे बना हुआ है, लेकिन अभी एक जो है हार्ड हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स वहां पे चलेगी, और उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर वहां पे देखने को मिलेंगे। सकारात्मक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, नकारात्मक जो है देश की के भविष्य के लिए भी होगा। तो इसको अगर वो मैनेज कर लें तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत प्रॉपर अगर हो जाए, लेकिन उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा, अपनी आइडियोलॉजी से भी समझौता करना पड़ेगा। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में देखता हूं कि पहली बार पिछले 50-60 सालों में डीएमके, एआईडीएमके, द्रविड़ पार्टी से हटके जो है टीवीके, तमिल का वेत्री कड़गम जो पार्टी विजय थालापति की है, उससे हटके उन्होंने वहां की जनता ने जो मैंडेट दिया है। तो ये भी एक अहम समय है आने वाली समय तमिलनाडु में, क्योंकि दोनों मेजर पार्टी से हटके देखना, मुझे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीवी के जो है क्या और दूसरी पार्टी से कांग्रेस या बीजेपी को क्या स्पेस इनकी वजह से मिल पाएगा, क्योंकि द्रविडियन पार्टीज के होते हुए दोनों पार्टीज को बिल्कुल स्पेस नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो डीएमके के साथ अलायंस में भी रही है, लेकिन इतना स्पेस अपना क्रिएट नहीं कर पाई है। बीजेपी एआईडीएमके के साथ बीच बीच में अलायंस में रही है, लेकिन स्पेस क्रिएट नहीं हो पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ऑपोजिशन स्पेस और ज्यादा क्या बनेगा तमिलनाडु में। और फिलहाल तमिलनाडु, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तमिलनाडु सबसे ज्यादा अभी कर्ज वाला एक स्टेट पूरे इंडिया में है। सबसे ज्यादा कर्ज वहां पे जो है वहां की सरकार ने, पिछली सरकार ने के समय से चला आ रहा है वो, तो उसको कम करना, इकोनॉमिकली स्टेबल करना, लोगों को ज्यादा रोजगार देना, और जो कास्टिज्म जो मुद्दा रहा है उसको खत्म करना, क्योंकि वहां पे कास्टिज्म, एंटी जो कास्ट है उसको ज्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं। और इसी वजह से जैसे स्टालिन, डीएम का जो लीडर स्टालिन, उसके बेटे ने भी, उदयनिधि स्टालिन ने भी अभी जो बयान दिया था वो इसी संदर्भ में, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स, द्रविड़ पॉलिटिक्स का सबसे मेन कोर इशू है वो यही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करना, जो पेरियार ने शुरू किया था। और इसी वजह से वो लोग इसको मानते हैं। और मुझे लगता है कि उदयनिधि स्टालिन के जो बयान है, खैर उनको बयान उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा हार्ड और हार्श वे में दिया, लेकिन उनका लगभग स्टैंड यही था कि जो है कास्टिज्म यहाँ पे खत्म होना चाहिए। लेकिन उनको जो वर्ड सनातन यूज किया है, इसकी वजह से ज्यादा उसको कंट्रोवर्सी होगी। सनातन की जगह वो ये कह सकते थे कि जो कास्टिज्म को खत्म होना चाहिए, उन्होंने बोला कि सनातन शुड बी इरेडिकेटेड। ये एक स्टेटमेंट गलत गया। तो इसके ऊपर भी फ्यूचर में पॉलिटिक्स इसकी जो है शेप करेगी। बीजेपी इसको पकड़ने वाली है हिंदू वोटर्स को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि
द्रविड़ जो पॉलिटिक्स है और वहाँ के जो वोटर्स है वो भी एक साथ आ जाए, तो ये इन्हीं सब चीज़ों के साथ में यहाँ की पॉलिटिक्स डिफाइन होगी। अच्छा, तो जैसे पॉलिटिक्स के दौरान, इलेक्शन के दौरान पब्लिक में पैसे बांट कर वोट लेना इलीगल है, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी ओन ये काम इलेक्शन के पहले की जगह इलेक्शन के बाद करती है, वेलफेयर स्कीम चलाकर। जैसे हमने सुना है बहुत सारी स्कीमें हैं, और अभी हमारा देश इतना सक्षम नहीं है कि हर जनता तक इतने पैसे बांटे। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है? बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है, और ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि देश इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है। वेलफेयर स्कीम जो है एक वेलफेयर स्टेट का प्रमुख अंग है। वेलफेयर स्कीम मतलब आप जो है डाउन टूडन और जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो जो पिछड़े जो वर्ग हैं हमारे समाज में, उनको उनका उत्थान करना, उनको बढ़ाना, हम्म। इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। लेकिन जब वेलफेयर स्कीम के साथ में जब हम बोलते हैं उसको फ्री रेवड़ियां जब आप बांटे लगोगे समाज में, सोसाइटी में, और वो सिर्फ इसलिए कि आपको पॉलिटिकली सपोर्ट मिले, पॉलिटिकली आपका एक वोट बैंक बने, ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक चीज भी है। तो वेलफेयर स्कीम चलाना बहुत सही चीज है, लेकिन उसको जो है इस तरीके से पैसे देके, ये पूरा का पूरा एक अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हर पार्टी कर रही है। मैं आजकल किसी पार्टी को यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि वो इससे हटके, सब पार्टीज ही इसको जो है अपना वोट बैंक बनाने के लिए फ्री की चीजें करना। तो अगर आप स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जॉब नहीं दे सकते, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी अगर समाज में नहीं आएगी, यूथ में एम्प्लॉयमेंट को लेकर सेटिस्फिकेशन नहीं आएगा, और मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है वो अपने आप को अगर डेवलप नहीं अगर वो अपने आप को डेवलप नहीं होगा, अगर, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। एंड स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज वी हैव सीन कि एक लंबे समय से ये पॉलिटिकल पार्टी से कर रही है, उसको लेके देखिए जो अननेसेसरी जो डेप्ट भी होता है, वो भी एक बहुत ही मुश्किल एक काम है, उसका समाधान जो है बहुत ही जरूरी है आज के समय में। तो वेलफेयर स्कीम्स अलग होती हैं और ये अलग होती हैं, दोनों को अगर हम इसको कवर करें तो इसका एक ही उपाय है कि पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ईमानदार बने। जनता को जो लालच, जो मुफ्त की जो रेवड़ियां वो बांट रहे हैं, उसके बजाय एक परमानेंट इकोनॉमिक एक जो है स्टेबिलिटी वो लेके आए, तो इस चीज का ज्यादा फायदा है। अदरवाइज हर स्टेट्स में और हर पॉलिटिकल पार्टीज इसे कर रही हैं, जो कि फ्यूचर में एक इकोनॉमिक एक बाधा भारत में और देश में ये आने वाली है। तो इसका सीधा सा उपाय है कि आपको पॉलिटिकली ईमानदार होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, और जिन चीजों को आप अपने मैनिफेस्टेशन में लेके आ रहे हैं उसको आप ग्राउंड लेवल पे कवर करें और उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए। और सर, जो ये हाल ही में अभी ट्रेंडिंग में जो कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी, ये आपने बहुत सही बात बोली। कॉकरोच जनता पार्टी स्पेशली, देखिए, मैं इसके फ्यूचर के बारे में इतने अजम्पशन नहीं लगा सकता अभी, क्योंकि जेन जी जो है उसका ये पूरा एक शुरू किया हुआ एक पूरा मूवमेंट है, और जिस तेजी से ये शुरू हुआ है, हाँ, ये जरूर दिखाता है कि यूथ जो है कितने फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। युवा वर्ग जो भारत का है वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, और वो बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी तक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको बिल्कुल डिनाई करने की कगार पे है। हाँ, वो वोट में कितना तब्दील होता है और इलेक्शन में कॉन्सिक्वेंसेज जो इलेक्शन के रहेंगे वो कितने उसमें चेंज कर पाएंगे, इसको लेके अभी संशय है, सस्पेंस है, लेकिन यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। इसीलिए देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया, तो वो उन्होंने उसको सफाई भी दी बाद में कि मैंने कॉकरोच यूथ को नहीं बोला है, मैंने एक अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उसको लेके उन्होंने एक बात की थी, लेकिन उसको यूथ ने जिस तेजी से पकड़ा, एक अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे उन्होंने उठाई है, वो एक बढ़िया चीज है। मैं समझता हूँ कि भारत में एक अच्छी बात है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा ये ऐसा ऑनलाइन एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलना चाहिए। और इंडिया के आने वाली पॉलिटिक्स कैसी रहेगी? इसका उत्तर मैं यूथ को लेते हुए दूंगा। जितनी मेरी अपनी समझ है और जितना मैंने पॉलिटिक्स को समझा है, सोसाइटी को जितना मैं पढ़ रहा हूँ, उससे मेरा ओपिनियन है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, उन्हें अपनी एक पॉलिटिकल सोच बनानी पड़ेगी।
वो सोच क्या है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य ना रहे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ना हो, आप अपना एक पॉलिटिकल अवेयरनेस बिल्ड करें, पॉलिटिकल अवेयर हो आप। और सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा, आप देखिए अपने आसपास कोई बोलेगा मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं किसका सपोर्टर हूँ। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हम पॉलिटिकली हम जो है कैप्चर्ड हो जाते हैं। हाँ। और उसका नुकसान ये होता है कि हम एक पॉलिटिकली एक आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल पार्टी की, उसके अंदर दब के रह जाते हैं। और फिर हमारे सोचने समझने की जो पूरी क्षमता है वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बेस्ट होगी, लेकिन उसके पहले वही बात है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा। तो सर, अगर बात पॉलिटिक्स की रहे तो मैं अगर आपसे इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में पूछना चाहूँगा। देखिए, पार्टीशन एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है भारत की समाज और भारत की राजनीति की जो दिशाएं निर्धारित हुई है उसको लेके। क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर हम कहें पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। खैर, पाकिस्तान एक देश अलग बन गया, हम मानते हैं उसको, लेकिन उसकी रीजन, उसकी जो कारण है और उसकी वजह से जो आज के भारत पे जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा उसके प्रभावशाली है। जैसे कि क्योंकि लाहौर, कराची से लेके ढाका, चटगांव, ये जो एरिया है पूरा, और यहाँ से लेके वहां तक पूरा भारत एक, लेकिन रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे जो विभाजन हुआ, और कोई उसका एक दोषी नहीं है। उस समय की परिस्थितियां, मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा, और उस समय के कांग्रेस लीडर का कुछ समय के लिए थोड़ा सा, वैसे कांग्रेस का उस समय जो कांग्रेस थे, जो महात्मा गांधी थे, वो उन्होंने अपना बहुत बेस्ट दिया वहां पर, नेहरू और गांधी ने। नेहरू ने उस समय इंडिया को आफ्टर पार्टीशन बिल्ड भी किया, तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसको देखते हुए पार्टीशन एक बहुत ही खतरनाक और डरावना, एक गलत संदेश पूरी दुनिया में गया है। और उसकी वजह से आज भी जो रिलीजियस रियॉट्स होते हैं, जो धार्मिक दंगे आज भी भारत में होते हैं, उसका एक कारण पार्टीशन है। क्योंकि जब किसी धर्म को एक रिलीजन के नाम पे जब पार्टीशन मांगा गया, और जो वो पार्टीशन हुआ, उसके कारण भारत की जो चेतना है, जो जनमानस की चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसमें एक बड़ी क्षति पहुंची है। और आज जो ये आज की जो पॉलिटिक्स, जो हिंदू मुस्लिम होता है पॉलिटिक्स में, जो दंगे होते हैं, ये सब उसी को लेके जो है एक इसका कारण रहा है। तो सर, मैंने आजकल बहुत जगह देखा है कि यूथ्स महात्मा गांधी को मानते नहीं है, बहुत उनको एब्यूज करते हैं। तो एक बार आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे वो लोग जो महात्मा गांधी को, स्पेशली पॉलिटिशियन की भी बोलूंगा मैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो महात्मा गांधी को एक तरीके से अब्यूज करते हैं, और उनके बारे में उनकी जो नकारात्मक विचार है, ये सब के सब अज्ञानता का सूचक है। इन्हें वो नॉलेज ही नहीं है, वो पता ही नहीं है, इन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी के बारे में कहते रहते हैं। महात्मा गांधी भारत के चेतना और प्रेरणा दोनों है। ठीक है, इंडिया अगर आज जाना जाता है तो बहुत बड़ा एक रीजन उसका महात्मा गांधी है। आप देखिए, देश के हर बाहर, अब्रॉड, विदेश में, हर देशों में आपको गांधी की प्रतिमा मिलेगी, गांधी के सामने नतमस्तक होते हुए लोग दिखेंगे, क्योंकि गांधी वॉज नॉट अ पर्सन, ही वॉज एंड ही इज अ लिविंग आइडिया। वो जीते जागते एक विचार है जो हमेशा चलते रहेंगे। जो लोग गांधी जी को गलत कहते हैं, उन्हें उनकी स्पेशली कुछ कंप्लेन होती है कि वो मुस्लिमों को लिख कर उन्होंने ज्यादा फेवर किया। हिंदू लोग ये सोचते हैं। पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने इंडिया के हिंदुओं के लिए काम किया। असल में उन्होंने मानवता के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया। आप देखिए 1947 जब देश आजाद हुआ, हम सब लोग, हम जो उस समय जो हमारे जो पूर्वज थे, जो लोग थे, हम तो उस समय थे नहीं, वो लोग, उन्होंने क्या किया, उस समय वो लोग जश्न मना रहे थे देश के आजादी का। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? बंगाल में नोआखली में जो दंगे हुए, वो वहां पर उसको बार बार नंगे पैर लाठी लेके और लोगों को समझा रहे थे। इतना भीषण दंगा हुआ कोलकाता की सड़कों पर, नोआखली वाले एरिया में, वहां पर उन्होंने लोगों को समझाया। महात्मा गांधी
का, और आप अगर उनकी किताब पढ़े हिंद स्वराज, भारत के भविष्य को लेके जो उनका एक जैसे लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी गांधी जी की देन है, जो उन्होंने दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो लोग गांधी जी को मानते हैं वो रेडिकल जो हिंदुइज्म, स्पेशली जो एक प्रखर कट्टर हिंदुत्व वाला जो है, जो देश के लिए घातक है। यहाँ पर किसी भी इंडिया जैसी कंट्री, सेकुलर नेशन में किसी भी धर्म का एक डोमिनेशन होना बहुत बहुत गलत है। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र वाली जो बात है, और महात्मा गांधी को गलत बताना कि पार्टीशन के टाइम पे गलती हुई, गांधी जी ने गलती किया, और उसकी बजाय गोडसे का महिमामंडन करना, नाथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया, ये सारे के सारे लोग देश के, मैं समझता हूँ देश की चेतना के खिलाफ है। इन्हें देश के इतिहास से कोई जानकारी नहीं है, और ये लोग जो हैं देश के भविष्य के लिए भी ये लोग घातक है। महात्मा गांधी जो है एक महापुरुष रहे हैं, और महापुरुष सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने देश में योगदान दिया, उनकी जो विचार भविष्य के लिए थे वो बहुत ही जबरदस्त थे। और जितने भी कंप्लेन ये लोग करते हैं वो कंप्लेन, वो शिकायत सबके सब निराधार है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा भारत की चेतना के लिए काम किया, और उस समय जो सुटेबल था, उस समय जो जरूरी था, उस समय जो मानवता की बात जो करनी थी, इंसानियत की बात जो करनी थी और लेके चलना एक सबको, वो गांधी जी ने किया है। और लेकिन वही मैंने कहा कि हमें एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में फिक्स कर दिया जाता है। अगर आपके दादा, आपके पिताजी किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो गांधी जी को गलत मानता है, जो गोडसे का महिमामंडन करते हैं, तो आपकी सोच भी ऐसी बनती जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें एक इंडिपेंडेंट सोच क्रिएट करनी होगी, और वो कैसे होगी? पढ़ के, इतिहास को समझ के, पढ़ के, देख के। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट सोच बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें हो जाएगी। लेकिन गांधी जी के जो भी विरोधी हैं उनको मुझ जैसा, और जो थोड़ा बहुत अपने एक पॉलिटिकल और सोसाइटी और हिस्ट्री को पढ़ चुका है, बिल्कुल 1% इनको 1 मिनट में हम लोग डिबेट में हरा सकते हैं। इन्हें कोई नॉलेज नहीं है गांधी के बारे में। ये सिर्फ जो है अपने चरित्र का जो है दिखाते हैं कि ये अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, गांधी के बारे में गलत बताना, ये सब के सब इनको जो है नॉलेज नहीं किसी तरह का। दैट्स इट। और तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। इंडिया विल ओनली ग्रो व्हेन डैश। Only when youth of India should educated and politically aware. तो सर मैं चाहूंगा जो अभी करेंटली अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बेसिकली अगर बात करें अमेरिका और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये 1979 और थोड़ा उससे पहले, उसी के आसपास शुरू होता है, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ। क्योंकि उसके पहले ईरान में जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी अमेरिकन सेंट्रिक गवर्नमेंट थी, और 1979 में वहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। अयातुल्लाह खामेनी, जो अभी रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जो मारे गए, उन्होंने ईरान को आगे बढ़ाया, लेकिन उनका मानना था इस्लामिक लॉ और पूरे कानून के तहत इस्लाम में राज होगा, और इस्लाम की डेमोग्राफी भी चेंज हुई। पर्शियन रीजन जो पूरा था, आप वो उस एरिया में 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई है, जो इस्लाम के पूरे कानून वहाँ पे शुरू किए गए, धार्मिक शिक्षा बढ़ाया गया, उसकी वजह से जो इस्लामिक गवर्नमेंट जो स्थापित हुई 1979 में ईरान में, वो वेस्ट के अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। और अमेरिका चाहता था कि जैसे गल्फ कंट्रीज, बाकी जो यूएई है और दूसरे जो आसपास के जो देश हैं, जिस तरीके से वो वहाँ पे अमेरिका के हित इंटरेस्ट को लेके काम किया जा रहा है, अमेरिका उनमें एक तरीके से अपना प्रभाव रखता है, वैसे ईरान में भी वो रखे। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल अमेरिका के अगेंस्ट थी। वो अमेरिका की दखलंदाजी अपने देश में पसंद नहीं करते थे। वहाँ से ये एक टेंशन शुरू हुआ, और उसका एक बड़ा रूप ले लिया न्यूक्लियर वेपन ने। ईरान चाहता है कि वो अपने आप को अपने देश में न्यूक्लियर वेपन रखें, और क्योंकि और टेक्नोलॉजिकली उन्होंने एक अपना शुरू भी किया, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत इंडिपेंडेंट भी हुए हैं, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ाया। तो वो चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो उनकी पूरा कंट्री है,
उनके देश के लोगों के लिए जरूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन बने। अमेरिका ये चाहता नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे अमेरिका की स्पेशली ये यहाँ पे कुछ दोहरी नीति लगती है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना सिर्फ इसलिए, एक इजराइल फैक्टर काम करता है। इजराइल वहां पे जो है उनका पड़ोसी देश है, और इजराइल की पूरी दुश्मनी अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज से है, क्योंकि इजराइल 1948 में जैसे ही बना है, उसके बाद जो पैलेस्टीन जो वाला जो एरिया था उसको उसने जबरदस्त कैप्चर किया है, जो एरिया उसको दिया था। उसके बाद आज देखिए डेमोग्राफिकली चेंज हो गई वहां पे, जोग्राफिकली चेंज हो गई वहां पे, धीरे धीरे वहां पे जो है इजराइल ने अपना प्रभुत्व बनाया बहुत ज्यादा। इजराइल ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर अमेरिका ने एक दोहरी नीति रखी है, और क्योंकि वो चाहता है कि मैं शांति के को लेके बात कर रहा हूं। अमेरिका कहता है कि वो शांति को लेके बात कर रहा है, लेकिन अब आप देखो इससे बड़ी दोहरी बात क्या होगी कि अमेरिका ने खुद ने 1945 में सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्बिंग की हिरोशिमा और नागासाकी पे। अमेरिका ही एकमात्र वो देश है, अमेरिका ही एकमात्र वो न्यूक्लियर वेपन वाला स्टेट है जिसने 1945 में 6 अगस्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 6 अगस्त और 8 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग की है। इसके अलावा किसी भी देश ने जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, और वही अमेरिका जो है ईरान को रोक रहा है। और उसी के साथ में अमेरिका दबदबा बनाना चाहता है अपने ऑयल इंडस्ट्री पे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो कि वो कई सारी कंट्रीज में कर चुके। रिसेंटली वेनेजुएला का आपने एग्जांपल देखा होगा, आधी रात में वहाँ के लीडर को और उनकी वाइफ को किस तरीके से लेके आए हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है, ठीक है। और जो है अपना एक प्रभुत्व बनाना दूसरे देशों में, ये इसकी इसके रीजन रहे हैं। और अभी इजराइल और हमास गुट के बीच में जो एक मुठभेड़ हुई है, उसने भी इस पर्टिकुलर चीज में आग में घी डालने का काम किया है। इसलिए अमेरिका और ईरान टेंशन, लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो बिल्कुल भारत में उसके प्रभाव होंगे, क्योंकि भारत ऑयल इंपोर्ट। और भारत का एक और बात बताना चाहता हूँ, भारत में ने अपना एक पोर्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ईरान में, चाबहार पोर्ट, जो कि अफगानिस्तान रूट से भारत को बहुत ही बढ़िया एक रूट देगा ट्रेड के लिए। और उस पोर्ट पे वो वहां पे इंडिया अपना डोमिनेशन, अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। लेकिन इस अमेरिका ईरान टेंशन की वजह से वो भी जो है हमारा अभी फिलहाल खतरे में चल रहा है। तो जो है युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भारत के लिए और आर्थिक हालत चुनौती आने वाली है, और देश दुनिया के लिए भी। और इस वॉर की वजह से हमारे देश को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़नी है। और जो है आज का जो यूथ है जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जूझ रहा है, उसके ऊपर भी ये चीजें आएंगी। दूसरी चीजें, एक पॉलिटिकल प्रेशर, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है भारत में, उस पर भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज आएगा। होपफुली हम उसको कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी एक भारत में वो चुनौती आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडिया में आने वाले हैं, और उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा स्पेशली। लेकिन बस सरकार, गवर्नमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको अगर रिजॉल्व करे तो ज़्यादा सही है। और यूथ और देश के नागरिकों को सरकार का जहाँ पे जरूरत हो वहाँ साथ देना चाहिए, और डेमोक्रेसी को प्रिवेल भी करना चाहिए। जहाँ पे जरूरत हो क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। क्वेश्चन अगर रेस करोगे तो ही हमें चीज़ों के बारे में पता लगेगा, सारी चीज़ें एक साथ पता लगने वाली है। तो डेमोक्रेसी का स्टेबलमेंट वो होना ही चाहिए, और साथ में क्वेश्चन रेस करें, जहाँ पे जरूरी हो साथ दें। जो गवर्नमेंट हमसे अर्ज करती है उसको हम मानेंगे भी, क्योंकि मिलके ही चीज़ों से इससे हम निपट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है। और सर, जैसे अमेरिका और चाइना एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल है, तो डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना क्या इंडिकेट करता है? ये देखो, ये जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कि ये दोनों दुश्मन कंट्रीज हैं, ये दोनों जो है ऑफिशियली कोई ऐसा वो है नहीं। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मैटर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि फिलहाल कोविड के बाद से इकोनॉमी भी अमेरिका की थोड़ी सी कोलैप्स हुई है, और उसके बाद चाइना का जो राइज हुआ है
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना का जो राइज हुआ है, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाना, और चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी ने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया है, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया था, वो खुद आए थे, उन्होंने खुद ने रिक्वेस्ट की कि मैं चाइना आना चाहता हूँ। ये दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चाइना बिल्कुल उनके बराबरी से आके खड़ा हो गया, और कहीं ना कहीं अभी डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और चाइनीज करेंसी की वैल्यू आगे आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चाइना को एग्रेसिवली हम नहीं मैनेज कर सकते, इंटरेस्ट को साथ में रखते हुए मैनेज करना पड़ेगा, और चाइना हमेशा अपने इंटरेस्ट आगे रखता है। इसीलिए आप देखो, चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरे कंट्रीज के साथ मैनेज भी कर लेता है, उसके ट्रेड हर जगह चल रहे हैं, उसके व्यापार हर जगह चल रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजिकली और सुपर पावर देश बनता जा रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, क्योंकि वो चाइना को ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगे जैसे वो दूसरी कंट्रीज के बारे में ट्वीट कर देते हैं, इस तरीके से उनके बारे में उनकी डिप्लोमेसी है। चाइना को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और चाइना अपने शर्तें मनवाएगा। अगर अमेरिका और चाइना के बीच में एक लंबा समझौता भी होता है तो चाइना पूरी तरीके से, मुझे लगता है, वहां पे डोमिनेट करेगा। और सर अब हम आते हैं हमारे पॉडकास्ट के एंडिंग पार्ट में, जिसमें हम एक रैपिड फायर राउंड चलाएंगे, जहाँ आपसे कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आप आंसर्स देना। तो व्हाट इज द इंडियाज बिगेस्ट करंट चैलेंज? Unemployment and to build social harmony among the people. What defines a good government in your opinion? In my opinion, Yes, sir. in my opinion, a good government should develop just an equal society for all the people, and a good government should develop all the necessary part for the welfare of the people. What is the biggest strength of in today's youth? Today's youth, as far as concerned to the biggest strength of today's youth, we can say that it's youth. They can change the system, they can reform the system, they can change everything. So the awareness of youth is the biggest strength. And what is the weakness of today's youth? Reloaded information. I think youth can get information from everywhere. Yes. Okay, everyone is just giving opinion and everyone is just collecting information. So this reloaded information can create the chaos and nuisance. And social media, positive or negative impact? It depends on individual. You can use it wisely, and you can use it in your personal development. Yes. And to deepen your understanding. So it depends. And what change is needed in the education system? Completely reform. Complete reform should be developed in education system, because now we want complete reform. Okay. What is the biggest strength of democracy? It's people, and improving the mistakes which had committed earlier, which had committed in earlier in previous years, and democracy can reinvent itself, reshape itself, and improve all the mistakes and improve the system, the capability. And best books for youth to read? I think means different genres are there, spiritually and politically, and what we say, the to strengthen economically. So there are different genres. Yes. So I cannot just recommend one or two books. But I think if they want to read one book, then they should read the book Art of War by a Chinese author. And which leader inspires you the most? Not any political leader. Not any political leader. India in 2030, better or worse? Better.
hopefully better, but depends on the youth and the power. And Bengal or Tamil Nadu, where do you see higher political awareness? In Bengal, ideologically, political awareness will be prevailed in the future, and in Tamil Nadu, the regional autonomous ideology will be prevailed. Okay. Is there still honesty in politics? Yes, I believe Okay. One word for today's youth. their potential means if they work within their potential, they work as per their capability, then they can change anything, they can reinvent anything. And हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, वन एडवाइस फॉर यूथ्स. One advice for youth, I think, don't go for the marks and go for the achievements and go for the success and all these things. Just live the life with fullest, with the full attitude, everything. Just go to deepen your understanding, deepen the proper uh, frustration with everything, because if you go and if you work on to deepen your understanding among the people, then everything will come at its fullest. And if you just limit yourself in particular area, in particular connectivity, then it will ruin something. Thank you so much, sir, for Thank joining you. us today. Thank you. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द एपिसोड. हमारे लिए आज का एपिसोड बहुत स्पेशल था क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट थे मिस्टर अभिषेक परमार सर, उन्होंने हमें भारत की राजनीति, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और अन्य देशों की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया. हमें उनसे वॉर के बारे में जानने को मिला और जो भी हाल ही में हर स्टेट में करंट इश्यूज हैं उनके बारे में जानने को मिला. और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये बेसिक नॉलेज मिले. और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने को मिलते रहें. तब तक के लिए नमस्कार.